बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 12th के सेकेंड लेसन लोस्ट स्प्रिंग रिटन बाय अनीस जंग, जो कि आपके फ्लेमिंगो का है, के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स पर चर्चा करेंगे। ओके, ये आपके बोर्ड पेपर के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड पेपर में इस लेसन से एक ना एक क्वेश्चन अवश्य आता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है, हु वाज साहिब आलम एंड वेयर डिड हिज पेरेंट्स कम फ्रॉम। साहिब आलम कौन था और उसके माता पिता कहाँ से आए थे। तो आंसर लिखेंगे। आंसर लिखते समय आपको प्रश्न के टेंस का विशेष ध्यान रखना है। यदि प्रश्न आपका पास्ट टेंस में है तो आंसर भी पास्ट टेंस में लिखें, और यदि प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में लिखेंगे। ओके, तो आइए लिखना शुरू करते हैं। तो साहिब आलम बिलोंग्ड टू ए फैमिली ऑफ रैग पिकर्स। साहिब आलम रैग पिकर्स की एक फैमिली से बिलोंग करता था। हिज पेरेंट्स केम फ्रॉम ढाका इन बांग्लादेश इन 1971। उसके पेरेंट्स ढाका से आए थे, जो बांग्लादेश में है, और 1971 में आए थे। एंड सेटल्ड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली, नाउ नोन एज सीमापुरी। और दिल्ली से कुछ दूरी पर वह एक जगह पर सेटल हो गए थे, बस गए थे, जिसे अब सीमापुरी के नाम से जानते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why did साहेब्स पेरेंट्स लीव ढाका एंड माइग्रेट टू इंडिया। अगला क्वेश्चन है, साहेब के माता पिता ने ढाका क्यों छोड़ दिया और भारत में वह क्यों बस गए। तो आंसर है, वंस साहेब्स पेरेंट्स लिव्ड इन बांग्लादेश एमिडिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। यानी एक बार साहेब के पेरेंट्स बांग्लादेश में हरे हरे खेतों के बीच यानी ढाका में रहते थे। देयर बियर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। वहाँ बहुत से आंधी तूफान आए जो उनके घरों और खेतों को बहा ले गए, यानी नष्ट कर दिए। दैट इज वाई दे माइग्रेटेड टू दिल्ली एंड सेटल्ड इन सीमापुरी लुकिंग फॉर एन ऑक्यूपेशन। इसलिए वह लोग दिल्ली में माइग्रेट कर गए और सीमापुरी इलाके में व्यवसाय की तलाश में सेटल हो गए। ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके बोर्ड पेपर 2022 और 2023 उनमें आया हुआ है। इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, व्हाट डिड गार्बेज मीन टू द चिल्ड्रेन ऑफ सीमापुरी एंड टू देयर पेरेंट्स। यानी सीमापुरी में रहने वाले बच्चों और उनके माता पिता के लिए गार्बेज का क्या मतलब होता है। अथवा करके, इन व्हाट सेंस इज गार्बेज गोल्ड टू द रैग पिकर्स। किस अर्थ में रैग पिकर्स के लिए गार्बेज सोना है, गोल्ड है। अथवा, गार्बेज टू देम इज गोल्ड, व्हाई डज द ऑथर से सो अबाउट द रैग पिकर्स। यानी गार्बेज उनके लिए गोल्ड है, ऐसा लेखक रैग पिकर्स के विषय में क्यों कहता है। ये अथवा अथवा करके है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लेना। ओके, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए आंसर लिखते हैं इसका। तो बच्चों, इसका आंसर देखिए कि गार्बेज मीन्स गोल्ड टू द पुअर रैग पिकर्स। पुअर रैग पिकर्स के लिए गार्बेज का मतलब गोल्ड होता है। क्यों? बिकॉज सम ऑफ इट कैन बी सोल्ड फॉर कैश। क्योंकि इनमें से कुछ को तो कैश के लिए बेचा जा सकता है। दस बिकमिंग ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर द चिल्ड्रेन ऑफ सीमापुरी एंड फॉर देयर पेरेंट्स। और इस प्रकार से इसका मतलब चिल्ड्रेन और उनके पेरेंट्स जो कि सीमापुरी में रहते हैं के लिए इसका मतलब सर्वाइवल है। सर्वाइवल का मतलब होता है जीवित रहना।
अगर गार्बेज नहीं है तो वह लोग जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि उनके पास जीविकोपार्जन के लिए और कोई दूसरा व्यवसाय नहीं है। लेखक कहने का मतलब, इट इज प्रोवाइडिंग देम देयर डेली ब्रेड एंड ए रूफ ओवर देयर हेड्स। और ये इट आया है गार्बेज के लिए, गार्बेज ही उनको उनका रोजाना का ब्रेड यानी भोजन और उनके सिर के लिए छत प्रदान करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। अगला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ गोल्ड डिड द पीपुल ऑफ सीमापुरी लुक इन द गार्बेज। किस प्रकार का गोल्ड सीमापुरी के लोग खोजते हैं, इसमें, गार्बेज में। गार्बेज माने कूड़ा करकट में। तो आंसर लिखिए, द पीपुल ऑफ सीमापुरी लुक फॉर आइटम्स इन द गार्बेज which can be traded for money, meaning gold, as it helps them earn their daily bread and have a roof over their heads। यानी सीमापुरी के लोग गार्बेज में ऐसे आइटम्स को खोजते हैं जिसे वे यानी पैसे के लिए ट्रेड के रूप में यूज कर सकें, जिसका मतलब होता है गोल्ड, जो कि उनको उनका दैनिक भोजन और उनके सिर के लिए छत अर्न करने में हेल्प करता है। फॉर चिल्ड्रन गार्बेज इज रैप्ड इन वंडर। और जो बच्चे हैं इनके लिए तो गार्बेज एक प्रकार से वंडर माने आश्चर्य में लिपटा हुआ होता है। फॉर एल्डर्स इट इज ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल। और जो बड़े लोग हैं उनके लिए गार्बेज का मतलब सर्वाइवल होता है। ओके, बड़के ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब इन ए टी स्टॉल। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है, साहेब बिलोंग टू द रैग पिकर्स फैमिली where he had no stable income or security. So being poverty stricken, he joined the job in a tea stall for 800 rupees per month with all his meals. यानी साहब रैग पिकर फैमिली से बिलोंग करता था, जहां उसके पास कोई स्थायी इनकम अथवा सुरक्षा नहीं थी, इसलिए गरीबी का मारा हुआ उसने एक टी स्टॉल पर 800 रुपये महीने और पूरा भोजन पर टी स्टॉल पर नौकरी कर ली। ओके, जो आपका लेसन है लोस्ट स्प्रिंग, इसमें दो बच्चों की कहानी है। एक तो साहिब आलम का है जो सीमापुरी में रहता है दलही के पास, और दूसरा है मुकेश जो कि फिरोजाबाद का रहने वाला है। और दोनों ही बच्चे हैं और दोनों की स्थिति बहुत ही खराब है। जैसा आप जानते हैं कि फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए ज़्यादा फेमस है। यहाँ के छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग यानी पूरा परिवार बैंगल्स मेकिंग के काम में लगा रहता है, और बैंगल मेकिंग के अलावा उनके पास और कोई दूसरा व्यवसाय नहीं है। तो अब उससे रिलेटेड हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसका भी नोट बना लीजिएगा। Who was Mukesh? Where did he belong to? And what was his ambition? महेश यानी मुकेश कौन था और वह कहाँ से संबंधित था, उसकी क्या महत्वाकांक्षा थी। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके बोर्ड पेपर में भी आया है। तो आंसर लिखेंगे कि मुकेश वाज ए यंग बॉय बिलोंगिंग टू द बैंगल मेकिंग फैमिली फ्रॉम फिरोजाबाद। Okay, his ambition was different from his family as he wanted to become a motor mechanic. Okay, महेश वही बैंगल मेकिंग फैमिली जो कि फिरोजाबाद की है वहीं से बिलोंग करता था, और उसकी जो एम्बिशन है उसके फैमिली से अलग है, वह एक मोटर मैकेनिक होना चाहता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why did Mukesh volunteer to take the narrator home? Who were there in the home?
यानी मुकेश नरेटर को यानी जो लेखिका है अनीश जंग उसको क्यों अपने घर ले गया और उसके घर में कौन कौन लोग थे। आंसर देखें। मुकेश वॉलंटियर टू टेक द नरेटर होम बिकॉज हिज हाउस वॉज बीइंग रिबिल्ट एंड ही वांटेड टू शो इट टू हर। यानी मुकेश नरेटर को अपने घर ले गया क्योंकि उसका घर पुनः बन रहा था और वह उसे दिखाना चाहता था। आधा आंसर आपका हो गया। इन द होम देयर वेयर मैनी मेंबर्स एज महेश एल्डर ब्रदर, हिज एल्डर ब्रदर्स वाइफ, हिज एल्डर ब्रदर्स एल्डर ही रखें, हिज एल्डर ब्रदर्स वाइफ और मुकेश हिज फादर, ग्रैंड मदर एंड फ्यू एनिमल्स। वहां पर कौन थे? मुकेश का बड़ा भाई था, बड़े भाई की पत्नी यानी उसकी भाभी थी, उसके पिता थे और दादी थी और कुछ जानवर भी वहां पर थे। ओके, आइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज हिज करम हिज डेस्टिनी हु सेड दिस एंड व्हाई। ये उनका कर्म है, उनका भाग्य है, किसने इस बात को कहा और क्यों कहा। तो इट इज हिज करम हिज डेस्टिनी यानी यह उनका कर्म है और उनका भाग्य है। मुकेश's grandmother said this because she has watched her husband go blind with dust from polishing the glass of bangles। ये बात मुकेश की दादी माँ ने कहा क्योंकि उन्होंने अपने हस्बैंड को पॉलिश की डस्ट से, जो ग्लास ऑफ बैंगल्स यानी कांच की जो चूड़ियां बनाई जाती थी, उसको पॉलिश करने से जो डस्ट उड़ता था उससे, उस डस्ट से अपने पति को अंधा होते हुए देखा था। शी सेड दैट गॉड गिवन लाइनेज कैन नेवर बी ब्रोकन। उनका कहना था कि ये लाइन गॉड ने मुझे दी है, ईश्वर ने मुझे इस स्थिति में रखा है, इसको नहीं तोड़ा जा सकता है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। व्हाट डज द टाइटल लोस्ट स्प्रिंग कन्वे। यानी जो टाइटल यानी शीर्षक लोस्ट स्प्रिंग है वह क्या कहता है। तो स्प्रिंग इज एसोसिएटेड विद चाइल्डहुड। स्प्रिंग का संबंध बचपनावस्था से है। जस्ट एज स्प्रिंग इज द सीजन व्हेन फ्लावर्स, similarly childhood is the period when an individual blooms and grows। मतलब ये है कि जिस प्रकार से बसंत के सीजन में पुष्प खिलते हैं, बढ़ते हैं, उसी तरह से बचपनावस्था वह पीरियड होता है जिसमें व्यक्ति खिलता है और उसका विकास होता है। अनीश जंग here presents the horrific truth about the life of children in India who are victims of child labor and are not allowed to grow and bloom freely। अनीश जंग ने यहाँ पर भारत में बच्चों के जीवन का बड़ा ही डरावना सत्य प्रेजेंट किया है या प्रेजेंट करती हैं, जो कि बाल श्रम के शिकार होते हैं और उनको बड़ा होने अथवा विकसित होने का स्वतंत्र रूप से मौका नहीं मिलता है। देयर चाइल्डहुड आर स्प्रिंग टाइम इज लोस्ट। उनका बचपनावस्था अथवा जो स्प्रिंग टाइम है वह खो गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। वाई कुड द बैंगल मेकर्स नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू ए कोऑपरेटिव। जो बैंगल मेकर्स हैं वह अपने आप को एक कोऑपरेटिव के रूप में क्यों नहीं संगठित कर पाते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द बैंगल मेकर्स कुड नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू ए कोऑपरेटिव बिकॉज दे वर ट्रैप्ड इन विशियस सर्किल ऑफ साहूकार्स, मिडिलमैन, पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस who exploited them। बैंगल मेकर्स अपने लिए कोऑपरेटिव नहीं संगठित कर सके क्योंकि उनको जो दुष्ट या ठग लोगों का सर्किल है
जैसे साहूकार हैं, मिडिलमैन हैं, पुलिसमैन हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं और राजनीतिज्ञ हैं, ये लोग अपने सर्किल में फंसा करके उनका शोषण करते हैं। इफ दे ट्राई टू ऑर्गेनाइज, और यदि वह संगठित होने का कोशिश भी किए देमसेल्फ, तो दे वुड बी बीटन बाय द पुलिस एंड ड्रैग्ड टू जेल, तो वह पुलिस के द्वारा उन्हें पीटा भी जाता था और उनको जेल की तरफ खींच लिया जाता था। ओके, तो इस प्रकार से इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वह फिनिश हुए। और आप यदि इस चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, नोट अवश्य बना लें। ओके।